हेलो एवरीवन, एक तरीके से बोला जाए तो यस, फर्स्ट डे ऑफ इनकम टैक्स। अभी तक जो मैंने पढ़ा था फॉर्मेलिटी पढ़ी थी, वो इसे मैं तो जल्दी जल्दी बता भी दिया कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो टैक्स होता है, टैक्स में कंपलसरी लेवी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीटी और आईडीटी के मेरिट और डीमेरिट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ज्यादा फोकस नहीं करना। तो यस, यहां से आपका स्टार्ट होता है इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे अपन दो बातें करेंगे, आप चाहो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो। वन, चैप्टर नंबर 2A दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, एंड चैप्टर नंबर 2B दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। थोड़ा इनकम टैक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बनेगा सैलरी से, जो इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन यस, यहां से इनकम टैक्स आपका स्टार्ट होगा, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। एक सेकेंड, इसमें भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी हमें करनी होगी, तो पहले फॉर्मेलिटी वाला काम कर लेते हैं अपन। यस, पढ़ने में आ रहा है। यस, पहला कंसेप्ट बेसिक एंड टैक्स रेट। टैक्स रेट तो और फाइनेंस एक्ट में आएगी, जैसा बजट के अंदर अनाउंस होगी कि क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है। कुछ बच्चों के दिमाग में आए, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जो अभी 2026 अपना चल रहा है, तो 1 Feb आफ्टर सर्टेन पीरियड 2 and 5 days बाद ही क्या होने वाला है, नया बजट आने वाला है। सबको लगेगा सर नया टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो जून 26 हो चाहे दिसंबर 26 हो। मतलब इनकम टैक्स के एंगल से ही देखा जाए तो बच्चा एग्जाम जून 26 में दे या दिसंबर 26 में दे, कोई चेंज नहीं होता, सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम टैक्स। क्योंकि आपका जो बजट होगा वो जो 2025 में आया था लास्ट ईयर, वही एप्लीकेबल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2026 कोई देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, चाहे जून 26 में एग्जाम दो चाहे दिसंबर 26 में एग्जाम दो। तो टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2025, मीन बजट 2025 में जो आया था। बेसिक पावर कहां से मिलता है, तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो मैंने वहां पे जल्दी जल्दी पढ़ दिए थे क्योंकि इस चैप्टर में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि पावर कहां से मिला इनकम टैक्स लगाने का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दैट इज ऑफ चैप्टर नंबर 1 में क्या 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन लिस्ट, उसकी एंट्री 82, आइटम नंबर 82 बोल सकते हो आप। तो 82 नंबर पे क्या दिया हुआ है, Constitution of India is given the power to central government to make the law on income tax other than agriculture income। क्या दिया हुआ है, कौन से में दिया हुआ है, एंट्री 82 में। कहां दिया हुआ है, एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 गिव्स अ पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप एग्रीकल्चर की इनकम को छोड़ के, एग्रीकल्चर की इनकम को छोड़ के यदि कोई भी इनकम है, उस इनकम पर आप इनकम टैक्स लगाओगे। तो कोई भी इनकम यदि आप इंडिया में अर्न करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है इनकम टैक्स लगाने का। इनकम टैक्स जो लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और यही रीजन है कि आप जयपुर में कमाओ या मुंबई में कमाओ या दिल्ली में कमाओ, इनकम टैक्स का रेट कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑल ओवर दी इंडिया। क्योंकि ये यूनियन मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आई रिपीट, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लर्न करना है कि जो इनकम टैक्स लेवी करने का पावर कहां से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा एंट्री नंबर 82, किसका, ऑफ द लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक द लॉ ऑन इनकम टैक्स बट अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यहां पे कवर्ड नहीं। एग्रीकल्चर इनकम की रिगार्डिंग किसको पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर। स्टेट गवर्नमेंट को क्या से मिला पावर, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का कौन सा एंट्री, एंट्री 46 के अंदर कवर्ड है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स,
सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, मतलब जो इनकम टैक्स से प्रोविजन जो हम रोज पढ़ेंगे, तो अब इनकम टैक्स के जो लॉ दिए हुए हैं, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो सबसे ऊपर आपको टॉप में क्या रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो मेन प्रोविजंस होंगे वो किसमें दिया हुआ होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका जो प्रोसीजर पार्ट होगा, कि आपने शायद एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ा होगा, प्रोसीजर किसमें होती है, रूल्स। तो दो चीजें आपको पढ़नी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो प्रोसीजर होगी, मतलब ये फॉर्म्स होते हैं ना, नंबर ऑफ डेज, फॉर्म्स, ये हमेशा किस में मिलेगा, रूल्स में। और फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या है, बजट, जिसमें टैक्स का रेट क्या होता है, हर बार चेंज हो जाता है। शायद किसी ने 2025 का जो बजट की रील्स देखी हो तो उसमें आया था, पॉपुलैरिटी भी हुई थी, बहुत बढ़िया बजट निकाला, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये किसका पार्ट है, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट कब आता है, एवरी ईयर। तो एवरी ईयर जो फाइनेंस एक्ट आता है, मेरा फाइनेंस एक्ट अलग से नहीं आता, जो बजट होता है ना बजट, उसी बजट को आप बोलते हो फाइनेंस एक्ट। जैसे अभी 1 फरवरी 2026 को क्या आएगा, बजट अनाउंस होगा ऑन द इनकम टैक्स, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2026। I think clear to everyone? Means number 1, इनकम टैक्स में क्या क्या लॉ आपको पढ़ने। नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, और इसमें सारे प्रोविजंस दिए हुए रिगार्डिंग विथ हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम। इनकम में क्या क्या आता है, इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, चाहे वो इनकम आपकी बिजनेस की इनकम हो या कोई और भी इनकम। तो जो जो इनकम होती है, तो इनकम के टाइप्स भी दिए हुए होंगे, इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, ये सब इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 में पहली बार इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल हुआ था, एनफोर्स हुआ था। और इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजन का जो प्रोसीजर पार्ट है वो किसमें दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है। एक्ट एम्पावर द सीबीडीटी, किसको पावर दिया हुआ है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज अ एम्पावर टू मेक द रूल्स, किसके रिगार्डिंग। जैसे आपको फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो जहां जहां फॉर्म्स आएंगे ना, आपको पता भी होगा, हमने कंपनी लो भी बहुत सारे लो पढ़े होंगे, जिसमें एक्ट के अंदर बहुत बार क्या होता है, फॉर्म्स नहीं होते, प्रोसीजर नहीं होते, उनमें मेन मेन प्रोविजंस दे रखे होते हैं, और उसका जो प्रोसीजर पार्ट होता है, जो डिटेल्ड पार्ट होता है, वो हमेशा किस में दिया हुआ होता है, रूल्स में दिया हुआ होता है। वो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि चाहे वो डेप्रिसिएशन की रेट हो, चाहे वो प्रोसीजर पार्ट हो, चाहे वो फॉर्म्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल और वैल्यूएशन और परक्विजिट हो, ये सब आपको रूल्स में ही मिलेगा। 2 पॉइंट याद हो गए, एक्ट एंड रूल्स। एंड थर्ड, फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट कौन सा है, एनुअल। एनुअल मतलब एवरी ईयर, पहले मार्च या अप्रैल में आया करता था, रिसेंटली नंबर ऑफ ईयर से कब आता है, 1 फरवरी को। कब आता है, every year the finance minister presents a finance bill in the parliament which contain the various amendment, जो भी उनको चेंजेस करने होते हैं डीटी के अंदर और आईडीटी के अंदर। कोई कंफ्यूजन्स? इस फाइनेंस एक्ट में वापस से आऊंगा मैं। एक बार आपको समझ में आ गया कि फाइनेंस एक्ट कब होता है, एवरी ईयर जो बजट होता है। और बजट अभी आजकल कब आ रहा है, बजट आ रहा है एवरी ईयर 1 फरवरी। तो 1 फरवरी जो भी होता है, जब भी आपका ईयर स्टार्ट होता है, उससे पहले क्या होता है, आपका बजट आ जाता है। ये बजट आने वाले ईयर के लिए होता है, पहले वाले ईयर के लिए होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो मींस जो भी आपका ईयर आने वाला है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी बात करें तो अभी 1 फरवरी 2026 को बजट आएगा, तो ये बजट कौन से ईयर के लिए होगा, 2026 2027 के लिए बजट अनाउंस होगा। किसी के दिमाग में ये आए चल 25 26 से लिए आएगा भैया, ये तो वाली बात हो गई बेटा, तुम फर्स्ट ग्रुप देके आ गए। तो अब बता देते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या सिलेबस आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, पहले
आईसीएसआई क्या करेगा, फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस देगा, एग्जाम का डेट बताएगा, तभी तो एग्जाम लेगा। ये नहीं बेटा एक बार एग्जाम दे दो फिर तुम्हें सिलेबस बता देंगे कि सेकंड मॉड्यूल में भी क्या आएगा। जून 26 देने के बाद बताया जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो बजट होता है वो पहले आता है, और आने वाला जो ईयर होता है उसके लिए पहले बजट अनाउंस किया जाता है कि ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सुन लो भाइयों, सब समझ लो कि आपका टैक्स क्या एप्लीकेबल होगा, क्या टैक्स रेट लगेगा, समझ में आ गई बात, और क्या क्या हम चेंजेस कर रहे हैं इनकम टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन नाउ। जनरली नोटिफिकेशंस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लेके आती है। ये आपने वर्ड पढ़ा भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू दैट बाय डूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ये वर्ड पढ़ा होगा कहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या आता है, बार बार नोटिफिकेशन आते हैं एग्जेम्पशन से लेके या कोई भी क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग। और ये जो भी नोटिफिकेशन है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए क्या होता है, जो सीबीडीटी होता है, जो बोर्ड होता है, वो क्या करता है, सर्कुलर देता है। क्या देता है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस देती है, और सीबीडीटी जो बोर्ड है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। और ये जो सर्कुलर दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल वी आर द लॉ मेकर। अब इनकम टैक्स ऑफिसर पूरे इंडिया में हर जगह, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, जयपुर में भी है। तो हो सकता है कि सारे असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन सेम हो, जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन दिया, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सही तरीके से इंटरप्रेट करें। तो ये जो भी सर्कुलर दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर्स। मतलब ये जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे उनके ऊपर ये कौन सर्कुलर किसने इशू किया है, सीबीडीटी ने, वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात। आई रिपीट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशंस आते हैं। जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देता है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, कितना अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो वो सर्कुलर्स दिए जाते हैं क्लेरिफिकेशंस देने के लिए। और ये किसको क्लेरिफिकेशन देते हैं, जो भी असेसिंग ऑफिसर है, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके ऊपर ये बाइंड करता है। क्या बाइंड करता है, सर्कुलर। समझ में आ गई बात। ये आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के अंदर पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा शायद। लास्ट, कोई भी लॉ में हमेशा पर्टिकुलर एक्ट को रीड किया जाता है, और जब पर्टिकुलर एक्ट यदि इनसफिशिएंट हो किसी प्रोविजन को समझने के लिए, तो फिर आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये सारे आपने इंटरप्रिटेशन के अंदर पढ़ा। मींस जब भी आप कोई स्टैच्यू या लॉ को इंटरप्रेट करोगे तो आपको पहले वो मेन प्रोविजन देखना पड़ेगा, उस लॉ के अंदर स्पेसिफिक क्या दिया हुआ है। और यदि स्पेसिफिक यदि नहीं मिले तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको भी रेफर किया जाता है फ्यूचर के लिए। समझ में आ गया। तो मीन जब आप इनकम टैक्स कंसीडर करोगे तो पहली प्रेफरेंस हमेशा ये होगी कि एक्ट में क्या दिया हुआ है, रूल्स में क्या दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या नोटिफिकेशंस हैं, और टाइम टू टाइम बोर्ड ने क्या क्या सर्कुलर्स दिए हैं, और इसके अलावा अब तक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजंस आए उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स को भी रेफर किया जाता है। यदि आपने कभी मूवीज देखी हो तो मूवीज में भी जब कोई केस होता है तो हमेशा जो एडवोकेट होता है वो क्या करता है, पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या हाई कोर्ट के डिसीजंस का रेफर करता है कि इस हाई कोर्ट ने ऐसा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था, वो भी लॉ बन जाता है, वो भी लॉ बन जाता है। ये आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के अंदर पढ़ा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कोई कंफ्यूजन्स? नो। अब स्टार्ट होगा एक तरीके से अपना पढ़ना। सेक्शन 4। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बताया कि आपको इनकम टैक्स पढ़ना है, तो इनकम टैक्स में आप क्या पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो भी मैं प्रोविजन बता रहा हूं किसके बता रहा हूं, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेक्शन 4 क्या कहता है? दैट इज अ चार्जेबिलिटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोबाइल चार्ज होता है तभी मोबाइल चलता है, तो इनकम टैक्स में भी चार्ज करना पड़ता है। चार्ज का मतलब इंपोज, किसके ऊपर लेवी होगा? लेविबिलिटी, लेवी किसके ऊपर चार्ज होगा, किसके ऊपर, या इंपोज किसके ऊपर होगा? इनकम टैक्स, आईटी इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, यस। इजी लैंग्वेज में बोलो तो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी तो किसके ऊपर लगेगा? एप्लीकेबिलिटी बोलो, चार्जेबिलिटी बोलो, लेवी बोलो, इम्पोज्ड बोलो, तो ये इनकम टैक्स लगेगा किसके ऊपर? तो उसके लिए दिया हुआ है सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 बोलता है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा, किसके ऊपर लगेगा? ऑन टोटल इनकम। किसके ऊपर लगेगा? ऑन टोटल इनकम। जो भी आपकी टोटल इनकम होगी, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन। क्योंकि इनकम कोई भी कमा सकता है, जरूरी नहीं है ओनली इंडिविजुअल हो। पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई और भी पर्सन हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एनीवन। तो कोई भी पर्सन जितनी भी उसने टोटल इनकम अर्न की है, कब अर्न की है? ड्यूरिंग, यहां पे एक कीवर्ड यूज होता है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम। पहला वर्ड क्या है अपना? किसके ऊपर लगेगा? इनकम टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? इनकम। और ये मैंने फर्स्ट डे एक बार तुम लोगों को आइडिया दे दिया था, इनकम डज नॉट मीन रिसिप्ट। ये क्लियर है? जिनका फर्स्ट डे होगा उनके लिए क्लियर कर देता हूं, इनकम मतलब प्रॉफिट और रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे ने मुझे 27,000 रुपीज का अमाउंट दिया, ये 27,000 मेरी रिसिप्ट है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। 27,000 पे मुझे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, इनकम टैक्स, क्योंकि 27,000 रिसिप्ट है। और इनकम टैक्स इसके ऊपर चार्ज होता है ऑन दी इनकम, प्रॉफिट। सब प्रॉफिट कितना है आपका? 1 रुपया। तो बाकी सब कहां गया? खर्चा। सर कहां पे खर्चा हो? बिल्डिंग का रेंट 2 लाख रुपए महीने का, प्लस आपको कंपाइलर दिए जाएंगे, आपको बैग दिया जाएगा, आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है, प्लस प्रोजेक्टर, मेंटेनेंस, एसी, कैमकॉर्डर, पूरा सिस्टम, फैकल्टी पेमेंट, स्टाफ पेमेंट। बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। तो जो 27,000 रुपीज जो कलेक्ट किया, जो 22,000 रुपीज जो कलेक्ट किया, वो तो ओनली रिसिप्ट है, वो इनकम नहीं है। इनकम होती है जो सारे खर्चे माइनस करने की बात की जाती है। तो मतलब आपका जो भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट में से आप क्या माइनस करोगे? जितने भी आपके एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका जो इनकम है, वो इनकम है। उस इनकम के ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा। आए बात समझ में? तो इनकम टैक्स इज अर्न ऑन दी इनकम। किसके ऊपर लगेगा? रिसिप्ट के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? इनकम के ऊपर। तो इनकम टैक्स इज चार्ज या इम्पोज्ड या लेवी ऑन टोटल इनकम। किसके ऊपर लगेगा? ऑन एवरी पर्सन, सारे पर्सन, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स ओनली इंडिविजुअल को देना पड़े, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये आपने कब अर्न की होगी? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एट द रेट, कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन। अपने को क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? रेलिवेंट। कोई बोलेगा रेलिवेंट वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि फाइनेंस एक्ट हर साल नया आता है, तो जो भी इनकम जिस ईयर की कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर का ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट।
तो एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन रेलिवेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड असिस्ट ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। ये लिख लिया सबने। सेक्शन 4 तीन चार बातें बोलता है। नंबर 1, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, किसके ऊपर चार्ज होगा? टोटल इनकम के ऊपर। किसने अर्न की है? एवरी पर्सन। सर अर्न कौन से ईयर में की है ये वर्ड समझना है, मैंने अभी बताया नहीं है, हमें पोस्टमार्टम करना है। कौन सा वर्ड? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की है, जो आपका असेसमेंट ईयर आएगा उसके अंदर असेस की जाएगी, लेकिन जो रेट एप्लीकेबल होगी वो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी? एप्लीकेबल इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब जो भी आपका रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट आएगा उसके अंदर जो भी रेट एप्लीकेबल है उस रेट से आपका टैक्स असेस किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? वही अपने को पोस्टमार्टम करना है। मतलब नहीं, 2 मिनट रुको, अच्छी बात है तुम दिमाग लगाने लगी हो, दैट्स गुड। यस, ये क्लियर है सबको? अब इतना सब याद करने के बाद जो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 3 टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। मेनली तो ये 2 टर्म है और एक फाइनेंस एक्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है फाइनेंस एक्ट से। कहां से स्टार्ट होती है? क्योंकि पहले तो मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले भी, पहले एग्जाम नहीं देते, पहले आईसीएसआई आपको सिलेबस बताएगा। क्या कहना चाहो? प्रैक्टिकल बात है ना। जैसे अभी तो बजट आया नहीं है, जो ऑलरेडी बजट आ चुका है, कौन सा वाला? लास्ट ईयर 2025। तो 1 फरवरी 2025 में जो बजट आया था, इस बजट को अपन फाइनेंस एक्ट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इट इज अ फाइनेंस एक्ट 2025। किन किन को समझ में आ गया? मतलब जो भी बजट जिस ईयर में आता है वो उस ईयर का फाइनेंस एक्ट बोलते हैं उसको। जैसे अभी जो आएगा ना, कौन सा आएगा? 1 फरवरी 2026 को जो बजट आएगा ना उसको आप क्या बोलोगे? फाइनेंस एक्ट 2026। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ऐसा 2024 में भी हुआ था। 2024 में 2 बार बजट आया था, वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शन थी। किसी पता है क्या रीजन? 2024 में क्या हुआ था? इलेक्शंस हुए थे। तो एक बार इलेक्शन से पहले बजट आया था और एक बार इलेक्शंस के 1-2 महीने के बाद बजट आया था। आपको याद होगा 23 जुलाई 2024। वो एक अलग ईयर है क्योंकि वो इलेक्शन वाला ईयर था। अदरवाइज बजट हमेशा कब आता है? एक ही बार आता है, फरवरी में आता है। समझ में आ गया? दैट इज अ फाइनेंस। 2 बार 1 और 2 लिखना पड़ता है। फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 1, नंबर 2। फिर वहां पे 2 बार आया था। मतलब एक बार इलेक्शन से पहले, एक बार इलेक्शन के बाद। इंटरिम बजट बोलते थे उसको। क्योंकि ये तो ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस आती तो क्या करती? पूरे बजट को ही बदल देती हो तो। और ये तो पता ही जो राजनीति है कि, और यदि कांग्रेस होती, बीजेपी होती तो पूरा बजट बदलती। भैया तुम्हारा बजट हम कैसे कंटिन्यू कर लेंगे? तुम्हें नॉनसेंस हो। वो तो दिखाना पड़ता है खुद को। जैसे आप 2 दुकानों पे जाओ और दूसरी दुकान पे जाओ तो पहली दुकान का क्या करता है? बुराई करता है। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसलिए जिस ईयर में बजट आए, जिस ईयर में इलेक्शन होगा, तो उस ईयर के अंदर हमेशा उसको इंटरिम बोलते हैं। मतलब ये कि इलेक्शन से पहले तक तो कोई बजट तो होना ही चाहिए ना, गवर्नमेंट को तो चलाना ही पड़ेगा, इसलिए बजट आता है। और फिर जो गवर्नमेंट जीतेगी वो अपने हिसाब से देश चलाएगी। इसलिए 2 बार बजट आते हैं, मजबूरी है और लॉजिक भी है उसका। ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है। नॉर्मली बजट कितनी बार आता है? 1 बार आता है, 1 फरवरी का होता है। तो ये हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है? 1 फरवरी 2025 को जो बजट अनाउंस हुआ, उस बजट को अपन आगे से क्या बोलेंगे? टेक्निकल टर्म में फाइनेंस एक्ट 2025। राइट एवरीवन? इसी से कनेक्ट करो। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बजट पहले आता है या प्रोविजंस। तो बजट के अंदर प्रोविजंस आएंगे तो कौन से ईयर के लिए आएंगे? आने वाले ईयर के लिए। तो आने वाला ईयर क्या है?
तो इसका मतलब ये जो फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर जो भी इन्होंने प्रोविजंस डाले होंगे इनकम टैक्स के कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए, तो कौन से ईयर के लिए बताया होगा ये? 25-26 यहां पे चलता है फाइनेंशियल ईयर। क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है ईयर भी दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से लेके फरवरी तक, मजाक करता है तो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? यस, वापस से इंटरप्रेट करना है तुम लोगों को ही। तो ये फाइनेंस एक्ट 2025 से कौन से ईयर के लिए आया होगा? फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। इसका मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च 2026 जो भी इनकम अर्न की जाएगी वो इनकम के लिए प्रोविजन आ रहे हैं। मतलब अब कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एलएलपी, इस इंडिया में जो भी आप कमाओगे कौन से ईयर में? 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के अंदर जो भी आपकी अर्निंग्स होगी उसके लिए हमने प्रोविजन 1 फरवरी को बता दिया। उसको हमने क्या बोला? फाइनेंस एक्ट 2025। कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है? इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसको क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर में आने वाला हूं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के अंदर जो भी आपने इनकम अर्न की उसके लिए आपने प्रोविजन पहले बता दिया। एक चीज बताओ, पहले इनकम कमाऊंगे या पहले टैक्स पे करते? पहले असेसमेंट कर लेते हैं, बाद में कमा लेंगे। सर पहले नंबर दे दो, फिर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर पेपर दे देते हैं। पहले आईसीएसआई को बोलते हैं हमारे नंबर बता दो कितने आएंगे, फिर हम एग्जाम दे देंगे। कैसी बातें करते हो? पहले बच्चा पढ़ाई करेगा, फिर एग्जाम देगा, फिर मार्क्स आएंगे। तो ऑब्वियसली पहले कमाने का और बाद में क्या होने का? असेसमेंट होने का। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा गवर्नमेंट क्या बोलती है? पहले 12 महीने कमाने का, फिर 12 महीने असेसमेंट करने का। मेरा पहले असेसमेंट नहीं होगा, पहले कमाने का। कमाएगा तभी तो असेसमेंट होगा ना। समझे कि नहीं समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2025 ये तो बजट का डेट हो गया। ये आने वाले जो 12 महीने मतलब 2025 और 2026, इसमें जो भी आप कमाओगे इसका असेसमेंट कब होगा? ऐसे बोलो। समझ में आया कि नहीं है? तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? डेट बताओ। 2026, 2027। ये भी कौन सा ईयर होगा वो आपको पता ही है सर। ये तो पता ही है क्या होगा? अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 और 2027। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे इसको अपन? समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी गलत फहमी भी हो जाती है। अब मैं जो पूछ रहा हूं बताना, जिससे जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन गलती से रह गया होगा तो उनको क्लियरिफाई हो जाएगा। बेटा तुम बताओगे प्यारा बच्चा। यस, 1 फरवरी 2026 को जो अभी बजट अनाउंस होगा, तुम बताओ जल्दी से, ये कौन सा फाइनेंस एक्ट है? 23 या 24? इसको फाइनेंस एक्ट क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो बेटा, तेज बोलना थोड़ा सा। बहुत इजी बेटा, आराम से, कूल एंड रिलैक्स। यस, फाइनेंस एक्ट 2026। तो ये जो फाइनेंस एक्ट 2026 है, बगल वाला प्यारा बच्चा तुम बताओगे बेटा ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? प्रीवियस ईयर क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उसको आप बोलते हो प्रीवियस ईयर। तो जो आप 2026 में जो आप बजट अनाउंस कर रहे हो वो कौन से ईयर के लिए कर रहे हो? ऐसे बोलो। तो 2026, 2027 इट इज द प्रीवियस ईयर। इस ईयर में जो भी आप इनकम अर्न करोगे उसका असेसमेंट कौन से ईयर में होगा? आने वाले 12 महीने। अब आने वाले 12 महीने क्या हो गए? 2027, 2028, इसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? 12 महीने आप कमाओगे, अगले 12 महीने असेसमेंट होगा।
12 महीने कमाओगे, अगले 12 महीने असेसमेंट होगा, और जो 12 महीने आप कमाओगे तो कमाने से पहले आपको बता देंगे कि इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। इसका ऐसा एग्जांपल समझो, आज मैं कोई इनकम अर्न करने वाला हूं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, राइट। तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं और गवर्नमेंट मेरे कमाने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगा रही है 400%, कमाऊंगा ही नहीं मैं। तो भैया मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहता हूं कि मेहनत करने के बाद मेरा पैसा कितना टैक्स पे करने के बाद बचेगा, तभी तो मैं क्या करता हूं, बिजनेस करता हूं। और यदि पता चले कि मैं कमा लूं और बाद में आप क्या बोलो, पूरा टैक्स पे कर दो 100%, पागल हूं मैं। इससे प्रोविजंस पहले बताए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम देने के बाद बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। जैसे आईसीएसआई ने तुम्हारे वाले अटेम्प्ट में पहली बार दिसंबर 25 जो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया था, तो कुछ चैप्टर रिमूव किए थे। तो यदि वो जनवरी को बताते तो हम बोलते बावले, पहले बताना सही था। तो उन्होंने एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही, चाहे 3 या 4 महीने पहले ही आ गया था कि 3-4 चैप्टर क्या हो गए, रिमूव हो गए भैया, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर। वही तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा जिसमें आप इनकम अर्न करोगे, क्या करोगे, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इनकम अर्न करोगे उसको अपन बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यहीं पे कुछ बच्चों को बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, प्रीवियस मतलब पहले वाला ग्रामर के अंदर। तो ये ग्रामर वाला प्रीवियस नहीं है। जब भी आपको इनकम टैक्स में पहले वाला वर्ड यूज करना तो प्रीवियस नहीं बोलोगे, प्रीसीडिंग बोलोगे। इनकम टैक्स में ये बात याद रखनी पड़ेगी। आई रिपीट, जैसे अपने को ग्रामर बोलना था पहला, तो पहले अर्लियर को आप क्या बोलते हो, प्रीवियस। तो इनकम टैक्स में जब भी आपका इंटेंशन अर्लियर यूज करना हो तो आप क्या यूज करोगे, प्रीसीडिंग, कभी प्रीवियस मत बोलो, क्योंकि इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है अर्निंग। तो जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उसको आप बोलोगे प्रीवियस ईयर। उसके अगले जो 12 महीने होंगे वो होंगे असेसमेंट ईयर, और प्रीवियस ईयर से पहले जो आपका बजट आएगा वो हो जाएगा फाइनेंस एक्ट। और मुझे लगता है 3 टर्म्स आपके दिमाग में अच्छी तरह सेट हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हें से कोई ट्राई करेगा, असेसमेंट मतलब क्या होता है, असेसमेंट, असेस करना, डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना, टैक्स। मतलब ये कि 12 महीने कमाओ, उसका टैक्स का जो असेसमेंट होगा वो अभी नहीं होगा, कब होगा, अगले 12 महीने। अब अगले 12 महीने में क्या डेट होगी वो सब अपन फर्स्ट डे नहीं पढ़ सकते, तो वो अपन आगे बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे एग्जाम के पॉइंट से बात करें, तुम्हारे बात का आंसर भी दे दूंगा। तो एग्जाम के पॉइंट पर अपना एग्जाम कौन सा है, और जून 25 और दिसंबर 25 अटेम्प्ट। एग्जाम के पॉइंट से हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2025। तो फाइनेंस एक्ट 2025 के जो प्रोविजंस है, किसी को याद हो 23 या 24 तो भूल जाना, और जो लेटेस्ट बजट आएगा जो रील्स में आप देख लोगे तो आप मेरे को ज्ञान बांटोगे तो बांटना मत। तो इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो होगी फाइनेंस एक्ट 2025 के जो प्रोविजंस है वो हमारे पॉइंट से एप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा, 25-26 में जो भी आप इनकम अर्न करोगे, ये जो भी आपने इनकम अर्न की उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या एप्लीकेबल होगा, टैक्स कितना डिटरमाइन होगा, इनकम कैसे डिटरमाइन की जाएगी, वो सारे प्रोविजंस आपके कब अप्लाई होंगे, दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27। इसका मतलब ये हुआ कि 25-26 में 12 महीने में जो भी आपने इनकम अर्न की उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है। तो असेसमेंट भी करोगे, पेमेंट भी करोगे, तो कौन से ईयर में करोगे पेमेंट, 26-27। मतलब आपको 25-26 में पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपका टैक्स का पेमेंट होगा, जो भी टैक्स का असेसमेंट होगा वो कौन से ईयर में होगा, 26-27। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। 12 महीने कमाने का, अगले 12 महीने के अंदर जो भी डेट दे रखी होगी तब तक आपको असेस करना होगा। क्या असेस करना होगा कि कितना टैक्स लगेगा, वो टैक्स का पेमेंट करना, उसकी रिटर्न फाइल करना, उसकी फॉर्मेलिटीज करना, ये सब आपको असेसमेंट ईयर में करनी है। प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं करना नॉर्मली। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। यस, तुम में से किसी को कोई डाउट है PYAY को लेके, हेलो, PYAY को लेके कोई डाउट है किसी को, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में एक बार वापस से बता देता हूं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। प्रीवियस मतलब पहले वाला साल, ऐसा नहीं। जिस
फाइनेंशियल ईयर में जो आपने इनकम अर्न की है, तो वो जो इनकम अर्निंग वाला जो ईयर होता है, अर्निंग वाला जो ईयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। उसके बाद के जो 12 महीने होते हैं जिसमें आप असेसमेंट करते हो, असेसमेंट करते हो मतलब टैक्स डिटरमाइन करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर से पहले जो बजट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। आई थिंक तीनों टर्म्स क्लियर है सबको? कंफर्म एवरीवन? यस। आप इसको एज ए लेमन करंट ईयर बोल सकते हो, लेकिन व्हाट करंट? तो ये करंट नहीं होता ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चिन्मय जैन को नोटिस दे दिया, अभी आपने 4000 का टैक्स नहीं पे किया, तो मेरा क्वेश्चन क्या है? विच प्रीवियस ईयर? अब थोड़ी बोलूंगा करंट ईयर, क्योंकि अभी करंट ईयर तो कौन सा चल रहा है? 25 26, लेकिन वो जो मेरे को नोटिस देंगे तो 24 25 का भी हो सकता है, 23 24 का भी हो सकता है। तो इसलिए ये यूज करना पड़ता है जब असेसमेंट होता है, तो कौन सा प्रीवियस ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर की आप बात कर रहे हो मेरे से? हो, आप 1920 की बात कर रहे हो, 22 23 की बात कर रहे हो, इससे देखना पड़ता है। और फिर जब 22 23 की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? भैया पहले वाला फाइनेंस एक्ट देखना पड़ेगा, अभी का अप्लाई मत कर। तो ये सब आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला कि प्रीवियस ईयर 22 23, तो यदि प्रीवियस ईयर 22 23 की वो मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा असेसमेंट ईयर में आएगा? असेसमेंट ईयर 23 24 के अंदर मुझे टैक्स डिटरमाइन करके गवर्नमेंट को पे करना था। फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 2022। आई थिंक क्लियर एवरीवन? तो ये सब चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। मुझे लगता है तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। 1 फाइनेंस एक्ट, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब जो आपने अर्निंग की 12 महीने, उसका असेसमेंट अगले 12 महीने में होगा। सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी या चार्जिंग या इंपोज या लेवी, जो भी आपको बोलना हो, तो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर के लिए वो चार्ज होगा। ये चार्ज किसके ऊपर होगा? एवरी पर्सन, जो भी डिफाइन है, जितने भी पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, व्हाटएवर, तो इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम। किसके ऊपर चार्ज होता है? ये टोटल इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेवी एट द रेट considered prescribed by the annual finance act। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? Yes, section 2 clause 9. Section 2 clause 9, what is the meaning of assessment year? Assessment year कितने पीरियड का होता है? 12 महीने का होता है। कितने पीरियड का होता है? 12 मंथ्स का। कितने पीरियड का होता है? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब पूरे 12 महीने का आपका असेसमेंट ईयर बोला जाता है। कोई डाउट है किसी को? तो असेसमेंट ईयर्स मीन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। और ये किसके बाद स्टार्ट होगा? ये प्रीवियस ईयर के बाद। तो इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड और टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 26 27 कौन से प्रीवियस ईयर के लिए होगा? प्रीवियस ईयर 25 26, मतलब असेसमेंट ईयर 26 27। तो असेसमेंट ईयर 26 27 12 महीने का होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, तो उसके नेक्स्ट जो 12 महीने का जो टाइम पीरियड होगा, उसको आप क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। और ये प्रीवियस वर्ड ऐसे ही बना है क्योंकि गवर्नमेंट इसको उल्टा बोलती है। गवर्नमेंट बोलती है कि इनकम टैक्स जो चार्ज होगी वो असेसमेंट ईयर में होगी, तो जो 12 महीने का जो असेसमेंट ईयर हुआ, उसके पहले के जो साल होते हैं जो अर्निंग वाले, उसको प्रीवियस बोलते हैं। इससे उसका नाम पड़ गया प्रीवियस। अब ऐसे भी याद कर सकते हो।
कैसे भी याद करो, आपको जो याद रखने वाली बात क्या है, अर्निंग वाला जो पीरियड है वो प्रीवियस ईयर, उसका जो असेसमेंट होगा अगले 12 महीने में होगा, दैट इज द असेसमेंट ईयर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। और एग्जाम के पॉइंट से हमारे लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 26, 27। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर मैंने बोला, और फाइनेंशियल ईयर मतलब वही सेम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो भी आपका पीरियड है, कितने ईयर का, कितना टाइम पीरियड, 12 मंथ्स। तो ये 12 महीने का जो टाइम पीरियड है इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रीवियस ईयर। आप ऐसे भी बोल सकते कि 12 महीने जो असेसमेंट होता है उसके पहले के जो 12 महीने हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जिन 12 महीने के अंदर जो भी आपने इनकम अर्न की वो आपका हो गया प्रीवियस ईयर, उसके 12 महीने अगले क्या हो गए, असेसमेंट ईयर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एक ही बात को आप कैसे भी बोल सकते हो। तो असेसमेंट ईयर के पहले वाले जो 12 महीने हैं, जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, उसको आप क्या बोलोगे, प्रीवियस ईयर। जैसे यहां पे दिया हुआ है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, पहले वाला 24-25। और अभी मैंने ऊपर बता ही दिया असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 25-26। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा क्लास में? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से समझ में आ गया। और एग्जाम के पॉइंट से मैंने पहले बता दिया, एग्जाम के पॉइंट से आपको क्या याद रखना है, फाइनेंस एक्ट 2025, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। राइट एवरीवन। अब सुनना मेरी बात, अब अपन अपना ही जो रेलिवेंट है वही बात करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट से हमारा जो फाइनेंस एक्ट है 2025 से हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 क्या डेट है आज, 26 जनवरी 2026, रिपब्लिक डे। तो किसी बच्चे ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल वो कभी अर्न नहीं करता, किसी ने 1 महीने के लिए उसको एक्टिंग के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया, कभी की जिंदगी में नहीं की, जब बड़ा मजा आता है एक्टिंग करने का। हो सकता है तुम में से कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जिसको मजा आता हो एक्टिंग करने का, गलती से स्टेज की लाइन में आया हो, और क्या हुआ हो, जयपुर के अंदर उसको प्रपोजल आ गया, कुछ बच्चों के फेस पे स्माइल आ रही है, तो उनका बड़ा मन कर रहा है। तो हुआ क्या, तो किसी ने, फिल्म प्रोड्यूसर ने आपको 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हम आपको देंगे ओनली 25 लाख रुपए। तो कुछ बच्चों को लगा सर मैं भी कर लेती हूँ, तो ट्राई कर लेते, क्या जाता है 25 लाख रुपए मिल, ठीक है तो बाद में कर लेती है, ठीक है मजाक हो गया। तो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है बेटा, आपको 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी 20 डेज का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें आपको एक्टिंग करनी है और जो भी मतलब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, पूरी रिकॉर्डिंग करनी है, आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तब आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने इनकम ही कब अर्न की है, 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। तो नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर जो होता है वो 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन यदि आपने इनकम अर्निंग कब की है, सोर्स ऑफ इनकम ही आपका कब राइज हुआ है, मिड ऑफ ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम में से कोई बिजनेस स्टार्ट करते, तो यदि आपने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रीवियस ईयर 12 महीने का थोड़ी होगा, जब प्रीवियस ईयर क्या होगा, सिर्फ 3 महीने का। नहीं आया समझ में? मतलब यदि आप मिड ऑफ प्रीवियस ईयर में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई नई सोर्स ऑफ इनकम यदि आपकी जनरेट होती है, तो ऐसे केसेस में प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं होगा। आपने जब इनकम जनरेट की है, जब सोर्स ऑफ इनकम आपका अराइज हुआ है, तब से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट। नहीं है ये बात समझ में? जैसे कि अभी अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर कितने मंथ का होता है, 12 महीने का। अब फॉर एग्जांपल किसी ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कब बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल कब स्टार्ट किया,
26 जनवरी 2026 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो? नहीं, तो पूरा प्रीवियस ईयर नहीं होता, बात तो वही है, लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है? द प्रीवियस ईयर विल बी 26 जन 2026 से लेके 31 मार्च 2026, क्योंकि भैया आपने पहले तो कोई इनकम अर्न ही नहीं की है ना। वैसे प्रीवियस ईयर पूरे 12 महीने का होगा, लेकिन यदि मिड ऑफ प्रीवियस ईयर में, बोलो भैया, मिड ऑफ प्रीवियस ईयर में यदि आप कोई इनकम जनरेट करना स्टार्ट करते हो या नई इनकम यदि स्टार्ट होती है या बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ऐसे केसेस में प्रीवियस ईयर 12 महीने होने की बजाय जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम अराइज हुई है, तब से आपका प्रीवियस ईयर कमेंस माना जाएगा। समझ में आ गई बात? तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रही हो बेटा, तो आप फेस से बता रहे हैं क्या कंफ्यूजन है? तो अक्टूबर 2025 से लेके 31 मार्च 2026, यदि आपने अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यदि फॉर एग्जांपल किसी ने 1 मार्च 2025 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहला प्रीवियस ईयर जो होगा दैट विल बी 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025, और दूसरा प्रीवियस ईयर पूरा होगा। पहला वाला कम होगा, दूसरा पूरा प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होगा। अब बताओ कोई डाउट है क्या? सर कॉमन सेंस वाली बात है, आई रिपीट, सिंपल। आप जो भी इनकम अर्निंग करते हो, तो जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। जनरली प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है। कितना होता है? 12 मंथ्स का, अप्रैल से लेके मार्च। लेकिन बोलो, लेकिन क्या, यदि आपने बिजनेस पहली बार स्टार्ट किया है, कमेंस किया है मिड ऑफ प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, या आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है, तो देन प्रीवियस ईयर उस डेट से कमेंस माना जाएगा जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है या आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है। अब आई कि नहीं आई बात समझ में एवरीवन? बिजनेस स्टार्ट अपना रजिस्टर और करवा लिया, एक 1 अक्टूबर को करवा लिया 2025, लेकिन उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है नवंबर से, होता है ना, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया नवंबर से, तो उसका कमेंसमेंट नवंबर से। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? मतलब जैसे आपका बिजनेस सेटअप हो गया, जब आपने बिजनेस को सेटअप किया, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब से आपका वो स्टार्ट हो गया प्रीवियस ईयर। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी एक अलग चीज होगी, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर तो आपका स्टार्ट है। आप नहीं बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर तो चल रहा है क्योंकि बिजनेस सेटअप है, आपका टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, एक अलग बात होगी। लेकिन प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? पूरे 12 महीने का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का डेट आपका चेंज हो जाता है यदि आपने बिजनेस नया सेटअप किया या नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो रही हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, पहला रीजन, या सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग टू द एक्सटेंस इन द फाइनेंशियल ईयर। ये लाइन 2-3 बार बोलो, आपको समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं। ऐसे याद रखना है बच्चे को, प्रीवियस ईयर पूरे 12 महीने का होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? अर्निंग ईयर। कौन सा ईयर? कमाई का ईयर। जिस ईयर में आप जो कमाई कर रहे हो वो हो गया प्रीवियस ईयर। समझ में आ रही बात? और ये हमेशा कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा। कब से कब तक का होगा? अप्रैल टू मार्च का होगा। कितने ईयर का होगा? कितने मंथ का होगा? अप्रैल टू मार्च का होगा। दूसरी बात, लेकिन यदि फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब सुनो, यदि फाइनेंशियल ईयर में क्या नया बिजनेस यदि आपने स्टार्ट किया हो या सोर्स ऑफ इनकम आपकी एग्जिस्ट करती हो नहीं, जैसे तुम लोगों का, कि अब पहली बार तुमने क्या किया? जॉब स्टार्ट कर दी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च आपका क्या हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप नया बिजनेस कमेंस कर रहे हो या जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्टार्ट हो रही है, वो पहला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, तो आपका पूरे 12 महीने का नहीं होगा, जितना भी पीरियड है उतने ही पीरियड का क्या माना जाएगा? प्रीवियस ईयर माना। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन।
एक महीने के पीरियड में जो भी इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट ईयर 26-27 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27, दैट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो प्रीवियस ईयर आपका हो गया 26 जनवरी से लेके 31 मार्च, असेसमेंट ईयर हो गया 26-27। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, बिजनेस कब स्टार्ट किया हो, 1 मार्च 2025, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 1 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025। तो इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? यस, असेसमेंट ईयर 25 से लेके 26। ये पढ़ने में नहीं आ रहा, सही कर देता हूं, 25 से 26। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो दूसरा प्रीवियस ईयर पूरे 12 महीने का होगा और उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 26-27। अब आपको समझ में आ रही होगी पूरी बात कि नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स नहीं होता, वो कंप्लीट 12 मंथ्स ही होता है। लेकिन यदि आपने मिड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कभी भी यदि नया बिजनेस यदि आपने स्टार्ट किया हो या नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हुई हो, तो उस केस में प्रीवियस ईयर आपका लिमिटेड ही होता है, वो पीरियड जो अपन बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन उसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट 12 मंथ्स ही होगा। अपन कहां पे थे? आई थिंक समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपन क्या क्या वर्ड पढ़ रहे हैं देखते भी बताते भी जाता हूं मैं आपको। हमने प्रीवियस ईयर समझ लिया और प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की है, तो प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट कब होगा? असेसमेंट ईयर होगा। रेट जो एप्लीकेबल होगी, ये आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, एक सेकेंड। रेट कौन से एप्लीकेबल होगी? एट द रेट प्रेस्क्राइब इन रेलिवेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट। और ये लाइन इसके बाद आएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि असेसमेंट के साथ ही क्या होगा? रेट एप्लीकेबल होगी। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स, जितने भी पर्सन आपके दिमाग में आते हैं सब इंक्लूड कर लो। कोई भी कमाए, गवर्नमेंट को तो क्या चाहिए? टैक्स दे बाबा, टैक्स दे बाबा, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो उन्होंने सब इंक्लूड कर रखे। जितने भी पर्सन आपको समझ में आता है, नॉट ओनली नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन को भी कवर किया। इंडिविजुअल कवर्ड है। इंडिविजुअल मतलब सब, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मेल या फीमेल है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कमा रहे हो ना, तो मेल फीमेल, बुड्ढा डोकरा डोकरी, पगलू लल्लू जो भी हो, तो सब टैक्स देंगे। सब कोई बच्चा बोले सर अनसाउंड माइंड का कैसे टैक्स देगा? कोई रिप्रेजेंटेटिव टैक्स दे देगा, लेकिन टैक्स उससे भी लेंगे। सर माइनर होगा तो उससे भी टैक्स लेंगे। कैसे लेंगे? पेरेंट्स के थ्रू। तो माइनर को भी पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन मेजर के थ्रू, वो एक अलग चीज है, वो सारी बात आती रहेगी। तो यहां पे सारे इंडिविजुअल्स कवर्ड है। तो अपन बात कर रहे हैं कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल इंक्लूड होगा। सेकंड, एचयूएफ। कोई कंफ्यूजन है एचयूएफ में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जनरली हिंदूज के अंदर फैमिली के अंदर बिजनेस होता है, तो फैमिली के जो बिजनेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एचयूएफ। तो एचयूएफ भी पर्सन, ये दो पर्सन हो गए बेटा। जो बिजनेस बैकग्राउंड के यहाँ पे जो बच्चे बैठे होंगे, यदि किसी के पेरेंट्स यदि बिजनेस बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें कभी कान लगा के सुनने की आदत होगी, तो उनको पता होगा उनके घर में, वो तो इंडिविजुअल तो है ही, वो खुद एचयूएफ फॉर्म भी बनी हुई है, कंफर्म्ड है। क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है दो लोग हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं चिन्मय जैन हूं, मैं चिन्मय एचयूएफ भी बना सकता हूं, तो इससे क्या फायदा हो गया? वही तो डबल फायदा हो गया ना, एक इंडिविजुअल का फायदा उठा लिया और एक एचयूएफ का फायदा उठा लिया, तो दो पर्सन बन जाते हैं। तो जनरली जो बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं, जो बिजनेस है, तो उनको पता होगा घर में इंडिविजुअल तो खुद ही, पापा तो, और पापा के नाम से फर्म भी बनी हुई है एचयूएफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एचयूएफ फर्म की बात कर रहा हूं, एचयूएफ की बात कर रहा हूं। तो एचयूएफ भी एक फर्म अलग से पर्सन माना जाता है। मतलब आप इंडिविजुअल तो वही, उसके अलावा एचयूएफ भी एक पर्सन है, उसका भी असेसमेंट अलग से होता है। किसका? एचयूएफ का। और एचयूएफ के अंदर ये वर्ड सबने सुन रखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मेन पर्सन को बोलते हैं को पार्टनर्स।
मेन पर्सन को क्या बोलते हैं? कर्ता, नाम से भी कर्ता। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं एचयूएफ के, उसको बोलते हैं को पार्टनर। ये सबको पता ऑलरेडी। थर्ड यहाँ पे दे रखा है कंपनी, समझाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आपको दे रखा है पार्टनरशिप फर्म। इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी, मतलब पार्टनरशिप फर्म भी एलएलपी भी दोनों इंक्लूड है। तो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एक ही होता है ना? एक ही होता है। जब पार्टनरशिप फर्म भी फर्म होती है, एलएलपी भी फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये पता है आपको? यही डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और पार्टनर लायबल है, और वो भी अनलिमिटेड लायबल है। लेकिन एलएलपी के अंदर क्या है? नाम ही है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स है। तो फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, दोनों यहां पे कवर्ड है। पॉइंट नंबर 5 दैट इज एओपी या बीओआई। एओपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो मेरा एक कंफ्यूजन है, सुनना ध्यान से, और ये एग्जांपल कॉपी में लिख भी लेना, जब फ्यूचर में कंफ्यूजन आए तो आपका डाउट रिमूव हो जाए। पहले क्वेश्चन सुनना, फिर उसके बाद आंसर देना। there are 3 persons A, B, C। कौन है ये ABC? इंडिविजुअल। कौन है ये? कोई डाउट? इन 3 लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया ABC। ये ग्रुप, ये फर्म, जो भी आप नाम बोलो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी यदि कोई ग्रुप बना रहा है तो ऑब्वियसली आपस में एग्रीमेंट करके बनाएगा, तो एग्रीमेंट तो वहां भी होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने मन से नहीं आएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो यहां पे क्या है, जो एबीसी 3 इंडिविजुअल्स हैं, ये 3 इंडिविजुअल्स है, एक ग्रुप या एसोसिएशन या बॉडी बना ली, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हो। अब सर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म मानी जाए या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाए? तो इनकम टैक्स ने एक तरीका बता रखा है। लेकिन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात पूछ लेता हूं, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? याद आया? कंपलसरी होता है। जल्दी बोलो, कुछ बच्चों के रिएक्शन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये याद आ गया? इसी से बना हुआ है ये कंसेप्ट। मींस यदि ए बी सी, वो जो तुमने बताया कि आपने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ए बी सी ने जो ग्रुप बनाया या जो भी ग्रुप या एसोसिएशन बनाया, ये जिसको क्या कर दिया? पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करा दिया। एक सेकेंड, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कराया तो क्या बोलोगे? चलो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, ऐसे ही लिंक कर लेना। ये जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कराया तो क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वही ग्रुप क्या बन जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आया कुछ समझ में? वो बताएगा क्वेश्चन, वरना अपन एज्यूम कर लो कि आपने रजिस्टर्ड कर रखा है इसलिए पार्टनरशिप फर्म मान लिया। ऐसा आता नहीं, क्योंकि वो तो असेसमेंट के अंदर पूछा जाएगा ना कि असेसमेंट ऑफ फर्म है या असेसमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन समझ में आ गया कि यदि 3 लोग हैं एबीसी, तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स, यदि पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता नहीं है, तो वही फर्म, वही पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स में क्या बोला जाएगा? बीओआई। और पार्टनरशिप फर्म को यदि आपने पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? उसको पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में असेसमेंट करेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एक और एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। आंसर तुम लोग बताओगे पहले, अच्छा लगेगा, मैं तो बताऊंगा ही। यदि, चलो इसमें लिखने में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यदि एक इंडिविजुअल
और एक कंपनी दोनों मिलके फर्म ओपन कर लेते हैं, यदि नॉट रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट तो उसको क्या बोलेंगे, ये बीयूआई नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल नहीं है। यदि सब इंडिविजुअल होंगे तो आप क्या बोलोगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और यदि इस ग्रुप में एक भी कंपनी या फर्म आ गई तो आप क्या बोलोगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल है कुछ कंपनी है, कि नहीं आ रहा है। और यदि आपने इसको क्या कर दिया, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये पार्टनरशिप फॉर्म। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। इंडिविजुअल्स का ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अनरजिस्टर्ड के केस में, रजिस्टर्ड के केस में फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और यदि किसी ग्रुप के अंदर कोई इंडिविजुअल और कोई फर्म हो या कंपनी हो तो आप क्या बोलोगे, अनरजिस्टर्ड के केस में ईओपी, और रजिस्टर्ड हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म। मींस कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्संस पार्टनरशिप फर्म तभी माना जाएगा यदि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड। अब मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ गई। और यदि रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसको या तो आप ईओपी बोलोगे और या उसको बीओआई बोलोगे। और बीओआई तभी बोलोगे सब इंडिविजुअल्स होंगे। और यदि इंडिविजुअल के साथ यदि कोई कंपनी या कोई और भी हो गया तो आप क्या बोलोगे, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है सबको। बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, इंडिविजुअल क्लियर है, एचएफ क्लियर है, कंपनी पता ही है सबको, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी समझ में आ गया। इसमें क्या इंक्लूड होगा, एओपी, बीयूआई, लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी पता है, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं अपन, ग्राम पंचायत, ये सब लोकल अथॉरिटी में आती है। ये भी इनकम टैक्स के अंदर कवर्ड होती है, उसको भी पर्सन माना जाता है। बाद में अलग है कि उनका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ अलग है, वो अलग बात है, लेकिन एक बार वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। कौन, लोकल अथॉरिटी। एआईपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज, ये सब भी क्या है, पर्सन माने जाएंगे। यस, कोई डाउट, जल्दी तो नहीं हो रहा बेटा, ये क्लियर है सबको। इस कंसेप्ट के अंदर एक कंसेप्ट रह गया अभी तक, बाकी सारे वर्ड क्लियर है। इनकम टैक्स चार्ज होगा ऑन द इनकम जो अर्न होगी कौन से पीरियड में, प्रीवियस ईयर 12 महीने, नॉर्मली 12 महीने के अंदर जो भी इनकम अर्न की उसका अगले 12 महीने के अंदर असेसमेंट होगा। ये भी क्लियर है। और रेट कौन से एप्लीकेबल होगी, जो रेलिवेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब होगी। आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकम, इनकम क्या होती है, इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम मतलब प्रॉफिट या अर्निंग्स। ये इनकम और प्रॉफिट जो भी आप बोलो, ये जो भी आपका प्रॉफिट बोलो या अर्निंग बोलो, इनकम मतलब अर्निंग। और ये अर्निंग आपकी बहुत सारे सोर्सेज से आ सकती है। सोर्सेज मतलब तरीकों से। इनकम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। क्या क्या हो सकते हैं, फिर कोचिंग करके, कुकिंग करके, कमीशनबाजी करके। कमीशनबाजी समझ में आता है, किसी के भी आप पे माल बेच दिया, किसी के भी प्रॉपर्टी दिखा दी, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, प्रॉपर्टी बेच दी, मकान बेच दिया। अभी तो गोल्ड बेच दिया सर, गोल्ड 1,60,000। रेंट, डिविडेंड ऑन अ शेयर्स, शेयर्स को बेच दो, शेयर्स की भी तो इनकम आती है बेचने पर। ये मैंने कुछ इनकम बताई है। तो ऐसे बहुत सारे इनकम के तरीके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला कि आप डिफरेंट सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकते हो। यस और नो। इन सोर्सेज को अपन क्या करेंगे, मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरीज के अंदर, तो एज पर इनकम टैक्स जो भी आपकी इनकम अर्न की जाएगी उसको 5 कैटेगरीज के अंदर आपको डिवाइड करना है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो यहां इनकम टैक्स बोलता है कि इनकम तो बहुत सारी है, लेकिन हम मेनली 5 इनकम्स के अंदर डाल देंगे जितनी भी इनकम आएगी। कितने,
5 सोर्सेज ऑफ इनकम। कितने? यदि किसी का पहले पढ़ा हुआ है वैसे इनकम टैक्स, बहुत अच्छी बात है। पढ़ा हुआ होता है मैं दुखी हो जाता हूं, क्योंकि आधा ज्ञान दुखी करता है। मतलब किसी कोई भी बच्चा बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे वाला नहीं है यहाँ पे ना, एक कोई और नहीं है जिसका इनकम टैक्स पहले पढ़ा हुआ है, 1 2 3, 2 3 बच्चे हैं, ठीक है। आप जीरो के पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पुराना ज्ञान अपन बहुत बार कनेक्ट करते तो ज्यादा दुखी हो जाता है इंसान, और यदि याद है तो अच्छी बात है। जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है ब्रॉडली हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज अ सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला क्या हो गया? IFS, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका ने 27,000 की फीस मेरे को दी, तो मैं क्या बोलूंगा? सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम वंशिका। तो ये 27,000 रुपीज में अपनी सैलरी इनकम दिखा सकता हूं क्या बेटा? ये सैलरी इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि सैलरी कहां से मिलता है? फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। सैलरी कहां से मिलता है? फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। तुम मेरी एम्प्लॉयर हो नहीं हो ना? एम्प्लॉयर, हाँ, जॉब थोड़ी करता हूं मैं यहां पे आके। क्या क्या जवाब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चिन्मयी टुडे इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टूडेंट, यस और नो? तो ये सैलरी के अंदर नहीं जाएगा। मैं क्या करता हूं? बिजनेस। क्या कर रहा हूं? बिजनेस या प्रोफेशन, जो भी आप क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आएगी मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है हर सोर्स पे एक चैप्टर बना हुआ है, तो जब हम डिटेल में पोस्टमार्टम सब करने वाले हैं। अभी सिर्फ ब्रीफ के अंदर बता रहा हूं, सैलरी के अंदर कोई भी इनकम तभी जाएगी जब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल हो। क्या? कौन सा क्राइटेरिया? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मतलब तुमने मुझे 27,000 रुपीज दिया, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूं, तो वो एम्प्लॉय नहीं है, तो वो सैलरी में नहीं जाएगा। लेकिन चिन्मयी टोटल से फैकल्टी को जो पेमेंट दिया वो उनके लिए सैलरी इनकम है। किनके लिए? स्टाफ्स, एम्प्लॉइज, उनके लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी इनकम आप सैलरी एड में तभी दिखाओगे, सैलरी के अंदर तभी डिस्क्लोज करोगे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। मतलब ये कि लेने वाला एम्प्लॉय और देने वाला एम्प्लॉयर, मतलब पेयर एंड पे। ये समझ में आता है वर्ड? ग्रामर आती है इतनी? पेयर मतलब पे करने वाला, पेई जिसको पे किया गया है। तो पेयर एंड पेई का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, देने वाला एम्प्लॉयर और लेने वाला एम्प्लॉय। तो यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, कुछ भी मिले मतलब वो भी देखना पड़ेगा, वो भी सैलरी में जाएगा। एक बार वही समझाने के लिए मैंने बताया, कुछ भी मिले, चाहे वो जूते दे, चाहे वो कपड़े दे, चाहे वो गिफ्ट दे, चाहे वो चाटा दे। चाटा कैसे टैक्सेबल होगा मत पूछना, मजाक करने के लिए बोल रहा हूं। ये वर्डिंग से आपका जब अपन टैक्स डिटेल में पढ़ते हैं वो बहुत इजी हो जाता है। बस एक बात याद रखनी है आप, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेगा तो सैलरी में जाएगा, और यदि आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिला, किसी और से मिला, तो किसी और एड में चले जाएगा, वो भी सैलरी में जाएगा यदि एम्प्लॉयर ले रहा है तो। कौन सा 50,000? कहां आ गया 50,000? जीएसटी में थी बेटा। यहां भी हो सकती है, यहां भी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं जनरली बता रहा हूं। ये तो पूरे प्रोविजन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पशन दे रखी नहीं दे रखी। जनरली तो इन्होंने क्या बोला, कुछ भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेगा तो सैलरी में जाएगा। एग्जांपल समझने के लिए, तो अभी तक पोस्टमार्टम कर ही रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि देख 25,000 की तेरी सैलरी है, जितना तू माल बेचेगा अलग से कमीशन और मिलेगा। तो किससे मिल रहा है कमीशन? एम्प्लॉयर से। तो कमीशन कहां जाएगा? सैलरी में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो साथ में पता है क्या करता है? पता है क्या करता है? वो रिटर्न भी फाइल करता है लोगों की। बहुत मेहनती है क्योंकि खर्चे बहुत है, तो रात में लोगों की रिटर्न फाइल करता है। तो वो उसको क्या बोलेगा? बिजनेस। क्या बोलेगा?
या तो बिजनेस या अदर सोर्सेज, वो अपन आगे बात कर लेंगे। लेकिन वो सैलरी नहीं है, क्योंकि जिनकी वो रिटर्न फाइल करता है तो वो इंडिपेंडेंटली रिटर्न फाइल कर रहा है, वो एम्प्लॉय नहीं है उनका। समझ में आ रही बात? या कोई और भी काम करता हो? समझ में आ गया? आपको इतना याद रखना है, क्योंकि एक पर्सन अलग अलग सोर्स से इनकम कमा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं कोई और काम नहीं करूंगा। आपको पता है कुछ एम्प्लॉइज क्या करते हैं, साथ में बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं, और जनरली गवर्नमेंट वाले तो करते ही हैं, क्योंकि लोग गौर नहीं, कोई नेगेटिव मत लेना, किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में हो, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर भी बोल रहा हूं, तो जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो तो लोग गवर्नमेंट जॉब करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला रीजन तो यही होता है कि भैया कभी जॉब से निकलोगे नहीं, टेंशन नहीं, और ऊपर से क्या है, साथ में आपको कोई धंधा पानी करना हो तो स्टार्ट भी कर दो। तो जो एम्प्लॉयर से पैसा मिलेगा वो जाएगा सैलरी में, और आपने कुछ और काम स्टार्ट कर दिया तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो सैलरी में सिर्फ उतनी ही इनकम जाएगी जितना कि आपको एम्प्लॉयर से मिली है। किस फॉर्म में मिली है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको आपने सैलरी बोला, फीस बोला, कमीशन बोला, बोनस बोला, दिवाली बोनस, न्यू ईयर बोनस, प्री पब्लिक डे ऑफर, या वो कौन सा था भी, वैलेंटाइन डे बोनस, एम्प्लॉयर की मर्जी। सर ये कौन सा बोनस होता है? बच्ची दूसरी बच्ची से पूछ रही है। ये तो एम्प्लॉय जाने, तुम्हें क्या लेना देना बेटा? एम्प्लॉयर खुश हो गया तुम तो मेरी वैलेंटाइन जी हो, मैं तो अपने मेरे एम्प्लॉय का प्यार, तो प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ी होता, प्यार तो सबके बीच में होता है। आप भी तो जिनके घर में कुत्ते होते हैं, कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, पूछो ना भैया। तो प्यार होता है ना। क्या क्या सर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उसने क्या निकाला, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको कितना याद रखना है सर? एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, क्या बेटा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, गिफ्ट भी आएगा इसमें, क्या आएगा? कुछ भी दे तो एम्प्लॉय टैक्सेबल कितना होगा वो तो पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, वो अभी नहीं पढ़ सकते अपन, अभी तो अपन ऊपरी पढ़ रहे। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से किसी भी नाम से कोई भी बेनिफिट मिले, कोई भी फैसिलिटी मिले, बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, कार दे देता है, मोबाइल दे देता है, लैपटॉप तो देता ही है। अब बड़ी बड़ी कंपनी में जाओ तो क्या होता है, लैपटॉप मिलता है। वो टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा एक बार वो सैलरी के अंदर जाएगा। बाकी सैलरी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस होगी। कोई डाउट? नाउ और क्या क्या इनकम हो सकती है, कहां से आप इनकम अर्न कर सकते हो? सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, HP। क्या बेटा? नहीं, हॉर्स पावर नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड समझ में आता है, LAND, लैंड मतलब जमीन, खाली जमीन कवर्ड नहीं है, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जमीन जिसके ऊपर कुछ बना हुआ, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लैंड खाली जमीन कवर्ड नहीं होती। हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जमीन जिसके ऊपर कुछ बना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? HP, हाउस प्रॉपर्टी। सर यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो ना वो कवर्ड नहीं है। यहां पे हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या कवर्ड है? रेंटल इनकम। कौन सी इनकम? मतलब यदि आपका कोई मकान है, आपने किराए पे दे दिया, सर किसको किराए पे दिया वो तुम्हारी मर्जी है, कि आपने गर्लफ्रेंड को दिया, बॉयफ्रेंड को दिया, दुश्मन को दिया, नॉन को दिया, फैमिली मेंबर को दिया, रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, PC के लिए दिया, बिजनेस करने के लिए दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किस पर्पज के लिए आपने रेंटल दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं। बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, फैमिली को दिया जा रहा है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी लेट आउट होती है प्रॉपर्टीज, तो वो पर्पज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडस्ट्रियल पर्पज है या कॉमर्शियल पर्पज है या रेजिडेंशियल पर्पज है या फैमिली पर्पज है, वो पर्पज इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? यदि आपका कोई मकान है, क्या है बेटा? यदि आपका कोई भी मकान है, यदि आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको यदि आप किराए पे देते हो तो किराए पे देने से जो भी आपकी इनकम आएगी वो इनकम किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम HP, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। कोई डाउट टू एनीवन? कितनी इनकम हो गई? 2। पहली सैलरी, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिलेगा कहां जाएगा? सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से, किसको? हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से जो भी इनकम आएगी कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम HP। थर्ड, इनकम फ्रॉम PGBP,
प्रॉफिट एंड गेन अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन पीजी, प्रॉफिट एंड गेन बीपी, बिजनेस या प्रोफेशन। बिजनेस सबको समझ में आता है, धंधा है भाई, सब धंधा है। तो कोई भी बिजनेस भी आजकल बहुत वेराइटीज होती है, तो किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन मतलब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर, ये कौन है? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन या धंधा, बिजनेस, जो भी आप करते हो उससे जो भी आपकी इनकम आएगी, प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कहां जाएगा? पीजीबीपी के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? कितनी इनकम हो गई? मतलब आपको करना क्या होता है, जितनी भी इनकम आप अर्न कर रहे हो ना, इन्हीं 5 एड के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेगा तो सैलरी के अंदर चले जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जाएगी, एसपी के अंदर चली जाएगी। बिजनेस या प्रोफेशन करके जो भी आपकी इनकम अर्न होगी वो किसके अंदर जाएगी? पीजीबीपी। एंड फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्या बोला मैंने? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। गोल्ड ना, गोल्ड, सोना, जो भी सोना ही हो रखा है वैसे भी 1,60,000 आपके घर में पड़ा है, ये बहुत लोग बेच रहे हैं, अभी सिल्वर ही बेच रहे हैं। मैंने थोड़ी सिल्वर बेच दी भैया, 3,40,000 की होगी, बेच दो भैया। तो जिनके घर में भी गोल्ड या सिल्वर है उन्होंने बेच दी तो क्या हो गया? वो कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया? वो कैपिटल गेन। अपन आगे बढ़े उससे पहले गंदी गंदी बातें क्लास में ना कर। कौन सी गंदी बातें? टैक्स इवेजन की। मतलब मेरे घर में सिल्वर पड़ी थी, क्या पड़ी थी? नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ, मेरे को चोर नहीं बोलने का। मेरे घर में सिल्वर पड़ी थी, किसी को पता नहीं? पता। घर में सिल्वर पड़ी है, क्या पता होता है? घर में अंदर पड़ी थी, डिपार्टमेंट में थोड़ी कैमरा लगा रखा है मेरे घर के अंदर। कितनी सिल्वर थी तेरे घर के अंदर? तो मेरे घर में सिल्वर पड़ी थी, तो मैंने 4 किलो सिल्वर बेची और 4 किलो सिल्वर बेच के मैं कैश लेके आ गया। अब लोग बोलेंगे सर ये तो हम भी करते, पापा करते बहुत, सर टैक्स देते नहीं है। तो गंदी गंदी बातें क्लास में नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? टैक्स लगेगा, कहां जाएगा? वो कैपिटल गेन में। कहां जाएगा वो? मतलब ये कि जो प्रैक्टिकली जो आप बहुत बार मैनिपुलेशन कर देते हो, जो अपन टैक्स से चोरी कर लेते हैं, जो किसी को पता नहीं चलता कि भैया इतना पैसा आ गया, तो वो चीजें हमें यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। हम यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए आए? लॉ के प्रोविजंस। हम ये पढ़ने के लिए नहीं आए कि मैं या मेरा भाई या मेरा कोई रिलेटिव चोरी करता है तो वो चोरी जो करता है वो चोरी गलत है। समझ में आ गई बात एवरीवन? तो मींस ये डिटेल में जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा आपको। यदि कोई भी कैपिटल एसेट यदि आपने बेच दी और बेचने पर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। लाइक आपने गोल्ड बेच दिया, आपने कोई ज्वेलरी बेच दी या मकान बेच दिया। आपका 15 लाख का मकान था, 1 करोड़ में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो गया? 85 लाख रुपीस। तो 85 लाख रुपीस का आपका क्या हो गया? कैपिटल गेन राइज हो गया मोटा मोटा। बाकी डिटेल में अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बोलती बस बहुत हो गया, अब नहीं, बस सर क्या बस और दिमाग नहीं चल रहा, अब और नया सोर्स नहीं बनाएंगे। 4 ही सोर्सेज बनाए इन्होंने। कौन कौन से? ये तो सैलरी, एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय। दूसरा क्या बनाया? एचपी की रेंटल इनकम। तीसरा क्या बनाया? बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ क्या बनाया? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, कैपिटल गेन। इन 4 के अलावा यदि कोई भी इनकम आप अर्न करते हो आप उसको 5th में डाल दो, ओपन। कौन सा गेम? ओपन। ओपन का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे घर के अंदर भी आपने देखा होगा ना, आपकी बहुत सारी रेक बनी होती है। ये पार्टी की रेक, ये घूमने वाली, मतलब होता है ना, कपड़ों को भी अपन अलग अलग कर देते हैं। ये सिर्फ बहुत कपड़े अलग ही है, शादी वाले पहनने, रोज पहनने के लिए उनकी रेक अलग कर देते हैं। ये रेक अलग है और फिर कुछ समझ में नहीं आता, यहां पटको यार। तो ऐसी भी रेक होती है जो कुछ भी नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं? ये सलवारी में डाल दो। नहीं समझ में आ रहा क्या है? डाल दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाल दो। क्या कह सलवार समझ में आएगी? नहीं आई। वैसे यहां पे भी जो इनकम इन 4 कैटेगरी के अंदर कवर नहीं हो। कौन सी 4 कैटेगरी? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। उसको क्या करो? यदि आपने इनकम अर्न की है तो आप उसको डाल दो अदर सोर्सेज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कितनी इनकम हो गई? 5 हो गई टोटल।
ये क्यों पढ़ना पड़ा अपने को बीच में, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया था। अब आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया, कौन सा वर्ड, इनकम। सर यहां पे इनकम के सारे वर्ड यूज किया है टोटल, टोटल मतलब टोटल सैलरी प्लस एचपी प्लस पीजीबीपी प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज, सबको ऐड कर लोगे तो आप क्या बोल दोगे, टोटल। जनरली टेक्निकली अपन आगे पढ़ेंगे सब। तो जितनी भी आपने इनकम पूरे प्रीवियस ईयर में अर्न की है उसका असेसमेंट आपका असेसमेंट ईयर में होगा, और रेट जो आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट में दे रखी है वो आप कंसिडर करोगे। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आज अपन और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वैसे अपने टाइम है नहीं, फिर भी जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ के आना। वैसे तो आज कुछ पढ़ा नहीं है, गप्पे ही मारे अपन ने। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।